देखो जो नेक्स्ट क्लास जो अपनी है इसमें प्लेटलेट्स की बात करेंगे, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। तो तीसरी जो रक्त कोशिका जो होती है, पहली अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ा यहाँ पर, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पेसल्स, और दूसरी जो होती वो होती डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पेसल्स। तो इनके प्रकार भी अपन पढ़ चुके हैं। डब्ल्यूबीसी जो है दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में एक ग्रेन्युलोसाइट भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट रक्त कोशिका जो होती है वो कौन सी है, प्लेटलेट्स और वह थ्रोम्बोसाइट। ये दोनों ही चीज, दोनों ही टर्म क्या है, अलग अलग है। प्लेटलेट्स जो है ये केवल किस में पाई जाती है, जो मैमल्स कोशिका जो होती है उनमें पाई जाती है रक्त में, और जो थ्रोम्बोसाइट जो होती है ये पाई जाती है वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। किसको छोड़ के, ओनली मैमल्स को छोड़ के पाई जाती है। उसके बाद में जिनका निर्माण जो है, निर्माण कहाँ होगा, रेड बोन मैरो में होता है। अगर अपन और बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है, कुछ कोशिकाएं जो है डब्ल्यूबीसी की उनका निर्माण भी कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, और प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ हो रहा है, रेड बोन मैरो में, अर्थात लाल अस्थि मज्जा में होता है। कौन सी कोशिकाओं से होता है, मेगा कैरियोसाइट जो कोशिकाएं होती है ये बनती है, और इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट का निर्माण किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो मेन अंतर है, प्लेटलेट्स जो है ये केंद्रक विहीन कोशिका, ये कोशिकाएं होती है, जबकि थ्रोम्बोसाइट जो होती है इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट जो होते काम दोनों का सेम है, यहाँ इनका काम भी रक्त का थक्का जमाना है और इसका काम भी क्या है, रक्त का थक्का जमाना है, परंतु ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक के बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक के वैसे संरचना के रूप में साइटोप्लाज्म के जो कण पाए जाते हैं, वास्तव में केंद्रक इसमें नहीं होता है। जबकि थ्रोम्बोसाइट जो होती है, थ्रोम्बोसाइट में ये जो है ये कोशिका इस आकार की होगी, और ये जो होगा ये क्या है, इसका केंद्रक। तो थ्रोम्बोसाइट जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, जबकि प्लेटलेट्स जो होती है उन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये जो रक्त कोशिकाएं जितनी भी अपन ने पढ़ी है, आरबीसी अपन ने पढ़ा, डब्ल्यूबीसी अपन ने पढ़ा, तो जिनमें से सबसे छोटी जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स। सबसे छोटी कौन सी है, तो ये सबसे छोटी होती है, और इनका जो आकार जो होगा वो कितना होगा, लगभग 2 से 3 मिलियन व्यास की होती है। अगर इनकी अपन संख्या की बात करते हैं तो संख्या अपन ने डब्ल्यूबीसी की भी संख्या देखी और आरबीसी की संख्या भी देखी। तो ये जो होती हैं ये कितनी संख्या में होगी, 2.5 से लेकर 3.5 × 10⁵ प्रति m³ में पाई जाती हैं। अर्थात इसी को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, टोटल प्लेटलेट्स। अपन जब रक्त की जांच करवाते हैं तो वो रक्त की जांच होती है किस नाम से, सीबीसी के नाम से, होगा नहीं होगा, और उसी सीबीसी में देखना ये सारी चीज लिखी हुई मिलेगी तुमको। आरबीसी लिखा, उसमें क्या आएगा, सबसे पहले हीमोग्लोबिन बताया जाएगा, तो रक्त के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो होती है कि 12 से लेकर 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml में ये रक्त के अंदर क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो ये 11 से लेकर 16 भी मिल सकता है कई बुक में 12 से लेकर 16 भी मिल सकता है। तो सबसे पहले अपन सीबीसी में यही दिखाया जाता है कि व्यक्ति के अंदर रक्त में हीमोग्लोबिन कितना है। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी कितनी है, आरबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है। तो प्लेटलेट जो डेंगू जो होता है उस डेंगू में क्या चीज़ कम होती है, यही तो कम होती है, प्लेटलेट्स ही। डेंगू जो रोग होता है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, बार बार जो लिक्विड पिलाया जाता है, लिक्विड पिलाने के बाद में उसकी सीबीसी कराई जाती है कि इंक्रीज होती है नहीं होती है। तो ये प्लेटलेट्स काउंट कहा जाता है। और प्लेटलेट्स काउंट जो है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो प्लेटलेट्स जो घटने का कारण तो क्या, संक्रमण रोग हो जाएगा नहीं हो जाएगा, किसी भी रोग के कारण ये क्या हो सकती है, घट बढ़ सकती। तो बढ़ने की जो है प्लेटलेट जो इनके प्लेटलेट्स का बढ़ना क्या कहलाएगा, यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है ये तो क्या कहलाएगा, प्लेटलेट्स का बढ़ना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और प्लेटलेट्स का घटना क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है।
अगर आरबी से डब्ल्यूबीसी का घटना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोपेनिया। तो पेनिया वर्ड जो आ रहा है वो पेनिया किसको बताता है? कमी को बताता है। ये पेनिया वर्ड किसको बता रहा है? कमी को। अर्थात जहाँ भी पेनिया आ रहा है इसका मतलब किससे रिलेटेड बात की जा रही है? कम होने से रिलेटेड बात की जा रही है। तो प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स का बढ़ना तो क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। और प्लेटलेट्स का घटना क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। क्लियर? उसके बाद में अगर कार्य देखते हैं दोनों की, प्लेटलेट्स जो है उसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। और थ्रोम्बोसाइट का कार्य भी क्या है? रक्त का थक्का जमा। दोनों में अंतर क्या है? एक तो लोकेशन का, जो जगह कहाँ पाई जाती है, ये मैमल्स के अंदर पाई जाती है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर। मैमल्स को छोड़कर अन्य वर्टिब्रेट्स जो होती है उनमें पाई जाती है। दूसरी बात, ये केंद्रक पाया जाता है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर? काम दोनों का सेम है, दोनों का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। क्लियर? तो ये अपना क्या था? प्लेटलेट्स। अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा रक्त का कार्य। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रक्त का कार्य। रक्त के कार्य में जो है, रक्त के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादातर जो कार्य परिवहन से रिलेटेड जो कार्य है, अर्थात पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य जो किया जाता है, चाहे वो गैसों का परिवहन हो, चाहे खाद्य पदार्थों का परिवहन हो, चाहे अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन हो, जो भी कार्य ज़्यादातर जो किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है? परिवहन के रूप में किया जाता है। जिसमें सबसे पहला कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। तो रक्त जो है, अगर रक्त के अंदर बात करते हैं, रक्त के अंदर क्या पाई जाती है? रक्त के अंदर पाई जाती है आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी होगी। और आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा, नहीं होगा? और हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। ये दोनों जुड़कर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बनेगा? यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ये कहाँ बनता है? ये फेफड़ों के अंदर। जैसे ही रक्त क्या होता है कि अपन ने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा, श्वसन तंत्र में क्या होता है कि गैस O2 जो है श्वसन मार्ग से होती हुई कहाँ पहुँचती है? वायुकूपिकाओं में। और वायुकूपिकाएं जो होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो रक्त कोशिकाओं के माध्यम से कौन आता है? रक्त आता है। और जैसे ही रक्त आएगा तो ऑक्सीजन जो है रक्त कोशिकाओं से विसरित होकर वायुकूपिकाओं से विसरित होकर कहाँ पहुँच जाती है? रक्त के अंदर पहुँच जाती है। और रक्त में पाई जाने वाली जो आरबीसी जो होती है उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन वर्णक जो है उसके साथ क्या होती है? जुड़ जाती है। कौन? ऑक्सीजन। और रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध। इसी को क्या कहा जाता है? शुद्ध रक्त कहा जाता है। अर्थात ऑक्सीजनेटेड रक्त जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त कहाँ हुआ? फेफड़ों में। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, नहीं हो गया? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये एक शुद्ध रक्त है एक तरह का। ये क्या है? शुद्ध रक्त। और ये शुद्ध रक्त फेफड़ों से अब कहाँ जाएगा? हृदय में। और हृदय के द्वारा पंप किया जाएगा। और पंप करने के बाद में ये कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा कोशिकाओं, ऊतकों और कोशिकाओं में। ये कहाँ पहुँचेगा? कोशिकाओं, दही कोशिकाएं बोल सकते हैं अपन। दही कोशिकाओं व ऊतकों में पहुँचता है। और यहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा? वापस किस में टूट जाएगा? यहाँ पर टूट जाएगा। ये ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। इसका मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ये क्या है? एक अस्थायी यौगिक है या नहीं है? ये कैसा? एक अस्थायी यौगिक है। अर्थात ये क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाकर क्या टूट जाता है? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। और वहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाती है? अब काम में आ जाएगी। ये ऑक्सीजन क्या काम आ जाएगा? भोजन का आंतरिक जो पाचन होगा, अर्थात भोजन का जो ऑक्सीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? इस ऑक्सीजन के द्वारा पचित भोजन। अब पचित भोजन को लेकर भी कौन गया? देखो अब दूसरा जो कार्य है अपना खाद्य पदार्थों का परिवहन। अब ये खाद्य पदार्थ कहाँ पर पाचन हुआ? छोटी आंत में।
छोटी आंत के जो जेजुनम और इलियम भाग होता है उस भाग में भोजन का क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। और छोटी आंत के जेजुनम और इलियम भाग में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। और उन रसांकुर के कारण क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और उन रसांकुरों में क्या पाई जाती है, रक्त केशिकाएं पाई जाती है। अर्थात उन रसांकुर जो होते हैं ये इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर रसांकुर पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे माइक्रोबिलाई जो होते हैं इस तरीके से पाई जाती है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, ब्रुश बॉर्डर का निर्माण होता है। अगर पाचन तंत्र पढ़ाया तो उस पाचन तंत्र में अपन ने पढ़ाया ये ब्रुश बॉर्डर बनेगा, यहाँ पर माइक्रोबिलाई का निर्माण होता है। और उन माइक्रोबिलाई के कारण इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो रक्त केशिकाओं के जाल के कारण, अब ये देखो ये हार्नाल है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये रक्त केशिका जो होगी तो भोज्य पदार्थ जो है विसरण की क्रिया के द्वारा, कुछ पदार्थ तो सिंपल विसरण के द्वारा और कुछ सक्रिय परिवहन के द्वारा क्या होते हैं, परिवहनित होते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, रक्त के अंदर पहुँच जाते हैं। तो रक्त के अंदर पहुँच गया तो रक्त क्या होता है, इन पचित भोज्य पदार्थों को, ये क्या हो गया, पचित भोज्य पदार्थ। और ये पचित भोज्य पदार्थ कहाँ पहुंच गया, रक्त के अंदर। अब ये रक्त इन पचित भोज्य पदार्थों को लेकर कहाँ पहुंचेगा, इन्हीं देही कोशिकाओं और इनमें पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, रक्त द्वारा। तो दूसरे जो कार्य खाद्य पदार्थों का परिवहन हो रहा है, नहीं हो रहा, अर्थात रक्त जो है पचित खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होगा, अवशोषण होगा। और अवशोषण के द्वारा पचित खाद्य पदार्थ कहाँ पहुंच जाएंगे, रक्त में। और रक्त इसको लेकर कहाँ जाएगा, दही कोशिका और ऊतकों के पास। और वहां पर कौन है, ऑक्सीजन, वहां पर कौन है, ऑक्सीजन। तो इस पचित भोज्य पदार्थ का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, नहीं होगा, ऑक्सीजन के द्वारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अरे कोशिका में होगा ये काम, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा इसमें शामिल है। तो यहाँ पर पचित भोज्य पदार्थों का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और इसी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो उत्पन्न होगा वो क्या उत्पन्न होगी, CO2 प्लस ऊर्जा उत्पन्न होगा, नहीं होगा। इस CO2 का उपयोग तो जो प्राणी जो है अपनी जैविक क्रियाएं में कर लेता है, नए पदार्थों के निर्माण में कर लेता है, होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर जो एक क्या बनी, CO2 बनी, नहीं बनी, तो ये CO2 क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ हुआ, नहीं हुआ। तो रक्त अब यहाँ से क्या करेगा, इस CO2 का, ये कहा जाएगी रक्त के अंदर, ये रक्त वाहिनी है। और रक्त वाहिनी में CO2 कहाँ जाएगी, रक्त के अंदर आ जाएगी। तो कुछ मात्रा में रक्त के द्वारा क्या होगा, CO2 का परिवहन किया जाता है। और ये रक्त जो है किसको लेकर, CO2 को लेकर कहाँ पहुंचेगा, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों से वापस श्वसन मार्ग के द्वारा क्या कर दी जाती है, CO2 को बाहर निकाल दी जाती है। तो अपने 3 कार्य हो गए यहाँ पर, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना और खाद्य पदार्थों का वितरण। हो गया, नहीं होगा। खाद्य पदार्थों का वितरण तो मैंने बताया, ये जो है कौन सा भाग है, छोटी आंत। ये कौन सा भाग है, छोटी आंत। भोजन का मुख्यतः पाचन जो होगा वो कहाँ होगा, छोटी आंत। वो छोटी आंत के किस भाग में, जो ग्रहणी भाग जो होता है जिसको डेड्यूनम कहा जाता है, उसमें पाचन होगा। उसके बाद में पाचन के बाद में छोटी आंत भोजन कहाँ आएगा, इलियम और जेजुनम में आएगा। और इलियम जेजुनम में भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण जो अपन क्या होगा, विसरण के द्वारा भी हो सकता है और सक्रिय परिवहन द्वारा भी होगा। तो यहाँ पर अवशोषण के द्वारा जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं, पचित भोज्य पदार्थ, वो कहाँ पहुँचते हैं, रक्त के अंदर पहुँचते हैं। और रक्त के द्वारा उनको कहाँ ले जाया जाता है, दही कोशिका और ऊतकों में ले जाया जाता है। और वहाँ पर कौन वेट कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आई, कौन लेके आया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जो है रक्त के द्वारा, अर्थात जो फेफड़ों में क्या पाई जाती है, बाह्यकूपिकाएं पाई जाती है। और उन बाह्यकूपिकाओं के चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। और रक्त केशिकाओं में क्या बहेगा, रक्त बहेगा। और रक्त क्या होता है, वहाँ से हीमोग्लोबिन के साथ किसको जोड़ लेगा, ऑक्सीजन को जोड़ लेगा। और ये रक्त जो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचेगा, पहले हार्ट में पहुँचेगा। और हार्ट से क्या किया जाएगा, शरीर के लिए पंप किया जाएगा। और जैसे ही पंप किया जाता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ जाकर ये किस में टूट जाएगा, वापिस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो ये हीमोग्लोबिन वापस काम में आएगा नहीं आएगा। अब ये ऑक्सीजन का क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि ये भोज्य पदार्थ जो है उनका ऑक्सीकरण करेगा, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा प्लस CO2 उत्पन्न होगी। और इस ऊर्जा का उपयोग तो जीव क्या कर लेगा अपनी जैविक क्रियाओं में, नए पदार्थों के निर्माण में, नई प्रोटीन निर्माण में, होगा नहीं होगा। अर्थात हमारे शरीर को बनाने के लिए आवश्यक जो भी कारक चाहिए, जो भी पदार्थ चाहिए, उन सभी का निर्माण में ये ऊर्जा काम में आएगी। उसके बाद में ये CO2 अब बच गई, और तो ये CO2 को रक्त वापस लेकर उसी मार्ग से कहाँ पहुँच जाएगा, फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से वायु कुपिकाओं के द्वारा, वो वायु कुपिकाओं से होते श्वसन मार्ग जो होता है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये परिवहन हो गया, नहीं ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और खाद्य पदार्थ का परिवहन किया जाता है। दही का हमारे शरीर का ताप नियंत्रण में भी कौन सहायता करता है, रक्त के द्वारा क्या किया जाता है, सहायक होता है। हार्मोन का संवेदन करना, अब देखो हार्मोन की बात करते हैं तो ग्रंथि कितने प्रकार, ग्रंथियों के द्वारा किसी पदार्थ का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। तो ग्रंथियां कितनी प्रकार की, 2 प्रकार, एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि होगी और एक बहिस्त्रावी ग्रंथि होगी। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिन पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, हार्मोन। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा। अभी ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जो अपने स्त्राव को सीधे ही बिना नलिकाओं के रक्त में मुक्त करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को क्या कहते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या काम कर रही है, अपने स्त्राव को किसमें, रक्त में मुक्त करती है। अर्थात ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी होती हैं ये, नलिका विहीन ग्रंथियां। ये अपने स्त्राव को किसमें मुक्त कर दिया, रक्त में, और रक्त के द्वारा अब हार्मोन को लेकर कहाँ पहुंचाया जाता है, जहां पर वो कार्य करेगा। अर्थात ये रक्त में मुक्त करती है और रक्त से, रक्त द्वारा हार्मोन को उसके कार्यस्थल तक पहुंचाया जाता है। तो रक्त लेकर हार्मोन को क्या करेगा कि जहां पर कार्य करेगा हार्मोन, उस जगह पर क्या किया जाता है, रक्त के। जबकि अंत बहिस्त्रावी ग्रंथियां तो क्या होती हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियों में तो क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है, और नलिकाओं के माध्यम से क्या होता है कि जो अपना स्त्राव जहां कार्यकारी स्थल तक पहुंचता है, जितनी भी पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो कौन सी ग्रंथि है, वो बहिस्त्रावी ग्रंथि। जैसे मान लो कि सबसे पहले अपन अग्नाशय की बात की, ये अग्नाशय में भी क्या पाई जाती है, अग्नाशय वाहिनी पाई जाती है। इधर छोटी आंत में आगे खुलेगी, खुलेगा नहीं खुलेगा। इधर पित्ताशय की बात करते हैं तो पित्ताशय और यकृत भी एक शय नलिका के माध्यम से पहले इसमें मिलता है, इसमें मिलकर फिर इसके साथ यहीं खुलता है। तो सारे जो भी स्त्राव जो होगा बहिस्त्रावी में, वो नलिकाओं के माध्यम से कार्यकारी स्थल तक पहुंचता है। जबकि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां अपने स्त्राव को किसमें मुक्त करती है, पहले रक्त में मुक्त करती है, और रक्त लेकर कहाँ पहुंचता है, कार्यकारी स्थल तक पहुंचता है। अर्थात रक्त के द्वारा हार्मोनों का क्या किया जाता है, संवहन किया जाता है। क्लियर। तो ये कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड, खाद्य पदार्थों का दैहिक ताप का नियंत्रण, हार्मोन का संवहन करना अपने रक्त के। क्लियर। अब करेंगे अपन इसको नेक्स्ट क्लास में आगे।